हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 29 मई और आज कुछ महत्वपूर्ण द हिंदू की खबरों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस की। आज के इस बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो दिल्ली में एक हॉस्पिटल में बहुत भयंकर आग लगी, जिसमें तकरीबन 7 नवजात शिशु मारे गए। बहुत ही दुखद घटना एक दिल्ली में घटित हुई। उसके बारे में, उस आर्टिकल के बारे में बातचीत करेंगे। और तमिलनाडु में जो वहाँ के किसान हैं, वहाँ पर एक मुल्ला पेरियार में एक बांध बनने की बात हो रही है। वहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, जहाँ पर उन्होंने उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, शुरू कर दिया है, विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बात है वहाँ की, तमिलनाडु की। और दूसरा एक अगला है, भारत में जो है इक्वालिटी की बात की जा रही है। जो ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं या उनको बोलने में दिक्कत है, ऐसे लोगों के लिए जो साइन लैंग्वेज है, उसके बारे में बात हुई है कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है और भारत में उसकी कितनी कमी है, ठीक है। और भारत में जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, आग लगने से संबंधित जो भी विनियम या कानून है, उसकी क्या स्थिति है भारत में, उसके बारे में बातचीत होगी। और अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में जो एक प्राकृतिक विध्वंसक घटना हुई, उसके रेफरेंस में भारत ने उनको $1 मिलियन का जो है एक प्रकार से हेल्प करने की बात की है। $1 मिलियन का सहयोग प्रदान करने का ऑफर किया है। और नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीनियन स्टेट को, जिसको आप फिलिस्तीन बोलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया, मतलब उसको एक राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, या उसको स्वीकार करने के बारे में अग्रसर है। तो ये पूरा आपका मामला हो गया, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। चलिए एक एक कर आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, वहां पर एक बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल था, जिसके मालिक हैं डॉक्टर नवीन खींची, ठीक है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर नवीन खींची, ठीक है। ये वो उस अस्पताल के मालिक थे। इनके अस्पताल में एक भयंकर आग लगी और उस आग के परिणाम स्वरूप हुआ ये कि वहाँ पर कुछ बच्चे एडमिट थे, तकरीबन 12 बच्चे एडमिट थे। उन 12 बच्चों में से 7 बच्चों की जान चली गई। ये बहुत ही छोटे बच्चे थे। ये एक नवजात शिशु शिशु हॉस्पिटल है, जिसमें आप इस फोटो में देख सकते हैं। यही है डॉक्टर नवीन खींची जी, ये इसके मालिक हैं। और उस टाइम पर जो डॉक्टर आकाश हैं, वो उस टाइम पर कार्यरत थे उस हॉस्पिटल में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। ये पूरा मामला है और उनसे पूछताछ जारी है। और इस पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बाहर निकल कर सामने आई हैं, जिसमें इन्होंने यह स्वीकार करते हुए अपना एक गुनाह कबूला है कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल में वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को नहीं रखा हुआ था। जैसे कि बच्चों के लिए एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ BA MS की डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स को जो है इन्होंने रखा था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह होता है। अगर आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो जब तक वहां पर कोई MBBS डिग्री वाला कोई डॉक्टर ना हो, आप उसको रन नहीं करवा सकते। या किसी विशेष कैटेगरी का अगर कोई हॉस्पिटल, खास करके अगर मान लीजिए बच्चों का हॉस्पिटल है, तो कोई बाल रोग विशेषज्ञ होना वहां आवश्यक है। अपने पैसे को बचाने के चक्कर में इन्होंने जितनी भी गाइडलाइंस भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। और परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा हादसा जो है आपको दिखाई पड़ता है, काफी नुकसान कर रहा है, ठीक है। आप हॉस्पिटल देख सकते हैं, इस हॉस्पिटल की क्या हालत हुई है, ठीक है। बहुत ही बुरी तरीके से पूरा हॉस्पिटल जो है वो जल गया है। और जितने भी माँ बाप होंगे इन बच्चों के, उनके ऊपर जो बीत रही होगी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मामला ये है कि आखिर अस्पतालों में इतनी आग क्यों लग रही है, आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से अस्पतालों में इतनी भयंकर आग लग रही है, आखिर ये समस्या क्यों पैदा हो रही है, ठीक है। इसको समझने की जरूरत है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो खास करके इस हॉस्पिटल में जो, इसके पास लाइसेंस नहीं था, ठीक है। एक बात समझिएगा, इसके पास हॉस्पिटल का जो है लाइसेंस नहीं था। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई हॉस्पिटल खोला जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल जब खोलते हैं तो उसको
DGHS से जो है लाइसेंस प्राप्त करना होता है। इसका मतलब होगा डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बिना इस सर्टिफिकेट के आप कोई हॉस्पिटल जो है उसको आप रन नहीं करवा सकते। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। ये पूरा मामला है। और आगे समझिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसके पास ना तो कोई सर्टिफिकेट था, ठीक है। और दूसरी चीज, हॉस्पिटल्स के पास एक एनओसी सर्टिफिकेट भी होता है। इसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि आपका हॉस्पिटल जो है, आपका अस्पताल जो है, उसमें वो सारी सुविधाएं, वो सारे मानदंड फॉलो किए गए हैं जो कि भारत सरकार जारी करती है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तभी आप कोई हॉस्पिटल जो है रन करवा सकते हैं। ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के पास ना तो लाइसेंस है, ना तो एनओसी सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कार्य करने की अनुमति है आपको, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो डॉक्टर काम कर रहे थे, जो भी डॉक्टर इसमें काम कर रहे थे, वो डॉक्टर्स जो थे वो वेल क्वालिफाइड नहीं थे। जैसे कि इसमें जो डॉक्टर काम कर रहे थे वो BAMS की डिग्री उनके पास थी, ठीक है। और BAMS की जो डिग्री है वो बहुत ही कमजोर डिग्री मानी जाती है डॉक्टर में, या आप बोल सकते हैं कि सबसे निचली डिग्री है। कम से कम MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। किसी हॉस्पिटल को हैंडल करने के लिए कम से कम MBBS की डिग्री होनी चाहिए। और जो नवजात उसमें थे, जो भी शिशु थे, उनको हैंडल करने के लिए अगर एक MBBS डॉक्टर नहीं है तो आप उस हॉस्पिटल को रन नहीं करवा सकते, ठीक है। ये बड़ी समस्या है। और एक और चीज है, जब भी कोई बड़ा हॉस्पिटल बनता है या कोई बड़ा संस्थान बनता है, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें आग से संबंधित व्यवस्थाएं भी की जाती हैं। मान लीजिए इमरजेंसी में कभी आग वगैरह लग गई तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर लगता है, ठीक है। हर संस्था में होता है ये, ठीक है। ये भी नहीं लगा हुआ था इसमें। आश्चर्यजनक बात है, इतना बड़ा इतना बड़ा जो है ये हॉस्पिटल है, वहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं लगा हुआ था। इसका काम होता है कि जब भी आग लगती है तो ये बुझाने का काम करता है, ठीक है। ये सारी समस्याएं हैं। और वहां पर कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अक्सर हर जगह यही होता है कि जब भी आग वगैरह लगती है तो इमरजेंसी एग्जिट होना बहुत जरूरी है। वहां पर कोई इमरजेंसी जो है एग्जिट नहीं थी, ठीक है। और हुआ क्या कि जब पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई तो आश्चर्य वाली बात है कि जिस सीढ़ी से उतरना था उस सीढ़ी में भी आग लग गई थी, और वो सीढ़ी जो थी वो लोहे की थी। तो कितनी भयावह स्थिति प्रकट हुई होगी उसका कोई जो है सीमा नहीं है। अब थोड़ा सा दिल्ली में लगने वाली आगों के बारे में भी हम लोग विचार कर लेते हैं। जो दिल्ली में आग लग रहे हैं, अगर हम खास करके 2022 और 2023 के डेटा पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो उसमें आप देखेंगे कि 2022 से 2023 के बीच में लगभग 66 अस्पतालों से आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। 66 अस्पतालों से, ठीक है। ये बात समझिएगा। और दूसरी बात, इसी साल 1 मई से लेकर के इसी साल 1 मई से 20 मई के बीच में तकरीबन 2200 से ज्यादा कॉल जो है रिसीव किए गए हैं दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब 2200 से ज्यादा कॉल रिसीव हुए हैं, किस चीज की, आग लगने की घटनाओं के, ठीक है। आग लगने की घटनाओं के इतने ज्यादा कॉल आए हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में स्थिति कैसी है, ठीक है। और अगर हम दिल्ली फायर सर्विस के अगर आंकड़ों की बात ही करें तो आप देखेंगे कि 2022-23 में तकरीबन 2022-23 में तकरीबन 32,000 कॉल आए थे, ठीक है। 32,000 कॉल आए थे। और अगर 2021-22 का आंकड़ा देखा जाए तो उसमें आप देखेंगे तकरीबन 27,000 कॉल आए थे। जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आने वाले वर्षों में अगर किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई या कोई काम नहीं किया गया तो भविष्य में ये आग लगने वाली जो घटनाएं हैं वो और भयावह रूप अपना धारण कर सकती हैं। अहमदाबाद में भी एक अहमदाबाद में भी आप जानते होंगे, वहां पर भी जो है आग लग गई थी, ठीक है। तो पूरे भारत में ही देख रहे हैं आप, पूरी दुनिया भर में
आग लगने की समस्याएं जो है बढ़ रही, खास करके भारत में, दिल्ली में और ज्यादा बढ़ रही। ठीक है, तो अब चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। हमारा अगला आर्टिकल जो है उसमें बताया गया है कि जो तमिलनाडु है वहां पर एक मुल्ला पेरियार बांध जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो वहां के किसान है, फार्मर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये समस्या आ रही है। ठीक है, अब आप पूरा मामला पहले समझिए। मंगलवार को विभिन्न किसान संगठनों के सदस्यों ने मदुरई के तल्लाकुलम हेड पोस्ट ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि मुल्ला पेरियार बांध पर एक नया बांध बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, खास करके केरल की जो सरकार है उसने ये आदेश जारी किया है या उन्होंने ये काम शुरू किया है। ठीक है, अब पूरा मामला ये है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कम्मन वैली फार्मर्स एसोसिएशन और मुल्लाई पेरियार वैगई सिंचाई किसान संघ आदि विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा कि ये जो केरल सरकार नया बांध बनाने की बात कर रही है उसको जो है तुरंत ही वापस लिया जाए, क्योंकि जो बांध बन रहा है, बांध बनने से नुकसान क्या होगा, नुकसान होगा कि जितने भी किसान हैं उनकी उपजीविका आपको पता ही होगा कि नदियों से जुड़ी हुई होती है और पानी से कनेक्टेड होती है, क्योंकि किसान बिना पानी के अपनी कृषि नहीं कर सकता। और जब यह बांध बनेगा तो उन सारे क्षेत्रों में भयानक नुकसान होगा और वहां से इनकी जो पानी की सप्लाई है, जो पानी का सप्लाई है वो बंद हो सकता है और उससे उनकी उपजीविका जो है वो नष्ट हो सकती है। तो जो भी एसोसिएशन है, ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके विरोध प्रदर्शन करने का जो मेन कारण है, वो मेन कारण क्या है, वहां की परिस्थिति ये है कि मुल्ला पेरियार जो बांध है वहां पर अगर बांध बन गया तो ये पानी की समस्या आ सकती है। ठीक है, और एक तो दूसरा ये भी समझिए, जो वाटर लेवल है वो भी काफी संकटग्रस्त स्थिति में दिखाई पड़ता है। ठीक है, वहां पर जो बांध है उसमें जो पानी भरा हुआ है उस पानी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि आप नए बांध बनाए। ठीक है, ये पूरा मामला है। मुल्ला पेरियार बांध जो इससे संबंधित जो मुद्दा है, अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो हम इसको समझें कि 1986 में क्या हुआ था। 1986 में जो त्रावणकोर के राजा थे, त्रावणकोर एक जगह है वहीं पर, त्रावणकोर के जो राजा थे, ठीक है, वहां के जो राजा थे उनके बीच में और भारत राज्य के जो सचिव हुआ करते थे, भारत राज्य के सचिव, इनके बीच में एक प्रकार का समझौता हुआ था और समझौता हुआ था 999 वर्षों का। ठीक है, इसको बनाने के लिए। ठीक है, उनके बीच में कितना क्या समझौता हुआ, 999 वर्षों का समझौता हुआ। और 1880 से 1895 के बीच में, 1880 से 1895 के मध्य इस जो ये जो बांध है वह बनाने का कार्य शुरू हुआ। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध जो है वो बनाने का कार्य जो है उसको स्टार्ट किया गया। और अगर देखा जाए तो इसकी जो जलाशय का स्तर है, जो भी इसमें पानी भरा हुआ है वो तकरीबन 152 फीट है। ठीक है, 152 फीट के गहराई का जो है इसका स्तर है। और ये जो है 68,000, इसको हम देखें तो 68,558 हेक्टेयर में जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, ये पूरा मामला आपका मुल्ला पेरियार बांध से है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, कभी अगर जरूरत पड़ी तो इस मुल्ला पेरियार बांध पर अलग से एक आर्टिकल जो है बना दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री बहुत लंबा है तो उसको एक क्लास में कंक्लूड करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो नो मतलब साइन लैंग्वेज के संबंध में बातचीत होगी। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। भारत में इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में जो है जो भी लोग डीफ जैसे बोलते हैं, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है कान से, ठीक है, और जो अक्षम होते हैं इस मामले में, सुनने की अक्षमता, जिनके अंदर सुनने की अक्षमता होती है, उनके संबंध में भारत में किसी प्रकार का प्रयास नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल दिया गया कि अभी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब मार्च में चुनावों की घोषणा की तो सोशल मीडिया पर इसको प्रचारित किया गया, परंतु इस वीडियो में एक समस्या ये थी कि सांकेतिक भाषा के जो द्विभाषी होते हैं, जो ट्रांसलेटर है, वो नहीं उपस्थित थे इस पूरे प्रचार के दौरान। तो आप सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं सुन पाता है,
जिसको ये सब नहीं समझ में आएगा, वो कैसे समझेगा कि भारत में जो चुनाव है वो उनका शेड्यूल क्या है, उनकी सारणी क्या है, कब कौन सा चुनाव होने वाला है। तो उनके लिए तो ये समस्या है। तो भारत में जो डेली लाइफ है उसमें बधिर और कम सुनने वाले जो लोग हैं उनको सोशल इंक्लूजन की जरूरत है, और भारत में ये समस्या है। वो एक प्रकार से सामाजिक स्तर पर भारत के समाज से दूर ही है, क्योंकि जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी सेवाएं जारी की जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो सामान्य आदमी है, सामान्य लोग हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। कभी भी ऐसे लोगों को ध्यान में नहीं रखा जाता जिनको अक्षमताएं हैं, खास करके सुनने को लेकर। ठीक है, ये समस्या है। अब आप ये समझिएगा, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब ऐसे लोग जो नहीं सुन पाते हैं और जिनको सुनने में बिल्कुल भी मतलब एकदम उनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए भारत में किसी प्रकार की जो है योजना बहुत विशेष नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, अब आगे समझिएगा कि सुनने की अक्षमता को रोकने और उसके इलाज करने के लिए, चिकित्सा पुनर्वास प्रदान करने के लिए, बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है, भारत को ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए जो कि ऐसे बधिर लोगों को, उनको दोबारा से सुनने के लिए, मतलब जैसे होता नहीं है कि किसी को समस्या हो गई, तो बहुत लोगों की समस्या होती है कि अगर उसका चिकित्सकीय इलाज या मेडिकल इलाज कर दिया जाए तो ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों पर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जीवन की जो गुणवत्ता है उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये समस्या है कि जो उनके जो जीवन की गुणवत्ता है, जो लेवल है, जो उनका स्टैंडर्ड लेवल है, लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है, उस पर भी ध्यान नहीं जाता, और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं और श्रवण सहायता के नुस्खे के सैद्धांतिक पहलुओं पर चर्चा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें भारतीय सांकेतिक भाषा का उल्लेख नहीं होता है। आप देखेंगे, आप नोट करिएगा, भारत में क्या होता है, जब भी ऐसी कोई सूचना जारी होती है तो उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि उनको कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जैसे कि कोई बोल रहा है तो उसका मुंह, मतलब होंठ लिपसिंग पकड़ने की जो है कला सिखाई जाती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि किस तरीके से हाथ से संकेत के रूप में उसको जो है समझा जाए या उसको बताया जाए। ठीक है, तो जो बधिर संचार का एक अभिन्न रूप है उसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसका उल्लेख नहीं होता है। जबकि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 2015 में आईएसएल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की, लेकिन आईएसएल को अभी भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। मतलब कि भारत में प्रयास तो किया गया, 2015 के स्तर पे क्या हुआ, 2015 में भी जो है आईएसएल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई, परंतु आज भी आईएसएल को हम आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। भारत की जो शिक्षा नीति 2020 में आई, उसमें स्कूलों में आईएसएल के मानकीकृत शिक्षण की सिफारिश के बावजूद शिक्षा प्रणालियों में इसका उपयोग अभी भी बधिरों के स्कूल में कम ही किया जा रहा है। ठीक है, ये भी एक समस्या है। अब देखिए, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वो मौखिकवाद पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। मौखिकवाद मतलब क्या होता है, मौखिकवाद में लोगों, जैसे जो बधिर लोग हैं, उनको संवाद करने के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं करने की बात होती है। वहां पर उनको ये बताया जाता है कि आप आवाज और जो होठ है उसको पढ़िए, उसको पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक है, और जो अधिकांश बधिर विद्यालय हैं उनमें जो अधिकांश शिक्षक हैं उनको आईएसएल में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, बेहतर पहुंच बनाने और हाशिए पर रहने की समस्या को दूर करने के बजाय वर्तमान बधिर शिक्षा प्रणाली पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करती है। पुनर्वास का मतलब होता है कि जो भी ऐसे बधिर लोग हैं उनको हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कहा जाता है आप यहाँ एडजस्ट करिए, मतलब उनको एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। उसके बजाय होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि हमको उनसे ये बोलना चाहिए कि हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं जिससे आपकी जो आईएसएल प्रणाली है, जो इंडियन साइन लैंग्वेज की प्रणाली है, उसको और विकास करने की बात होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक बाधाओं को दूर करने के बजाय बधिरों को अपने परिवेश के साथ समायोजित करने के लिए कहती है। मतलब उनकी जो समस्याएं उनको दूर करने के बजाय हमें बोलते हैं कि जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उसी में आप जो है अपने आप को समायोजित करिए। मौखिकवाद पर विशेष ध्यान देने की आलोचना एक स्वाभाविक रूप से सक्षम दुनिया में बधिर लोगों के लिए एक अलग सामाजिक संरचना बनाने के लिए की गई। मतलब कि उनके लिए एक अलग से आप जो है स्ट्रक्चर तैयार करिए जिससे कि उनकी अपना डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब सांकेतिक भाषा को एकीकृत करने से बधिर बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो उनका दिमागी विकास होता है, जो सोचने समझने की उनकी क्षमता है,
अगर हम आईएसएल भाषा को एकीकृत करें तो इससे बहुत फायदा होता है, और जो बच्चे हैं, बधिर बच्चे खास करके, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उनके संज्ञानात्मक विकास में बहुत बड़ा असर, एक सकारात्मक दिखाई पड़ता है। और भाषाई अभाव को 70 से अधिक देश कानूनी रूप से राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं को मान्यता देते हैं। मतलब दुनिया भर में ऐसे 70 से अधिक देश हैं जो राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं को मान्यता देते हैं, और जो शिक्षा और महत्वपूर्ण जानकारी को बधिर नागरिकों के लिए वास्तव में सुलभ बनाता है। हमारा सक्षमवाद इस बात में परिलक्षित होता है कि भारत में जो बधिर है कितने अधिक से, मतलब उनको देखन उनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया जाता बहुत खास, ये एक समस्या है। ठीक है। अगर 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देखा जाए तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 5 मिलियन श्रवण बाधित लोग थे। मतलब ऐसे 5 मिलियन लोग थे जिनको सुनाई नहीं पड़ता है अच्छे से। ये है 5 मिलियन, मतलब 50 लाख लोग। कितने लोग हो गए? 50 लाख। ठीक है। और नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ के अनुसार यह संख्या कितनी है? 18 मिलियन, मतलब 1.8 करोड़। सोचने वाली चीज है। ठीक है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में लगभग 63 मिलियन भारतीयों में सुनने की गंभीर समस्या है। हालांकि वे शायद ही कभी हमारे जीवन में शामिल हो पाते हैं। केवल 5% बधिर बच्चे ही स्कूल जाते हैं। आश्चर्य वाली बात है कि जो भारत में 5% बच्चे हैं, बधिर बच्चे, वही स्कूल जा पाते हैं, और मौखिक पाठ्यक्रम संरचना के कारण उन्हें स्नातक होने में अक्सर अधिक समय लगता है। मतलब सुनाई नहीं देता अच्छे से, इसलिए जब भी ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। बधिरों को रोजगार देने की सरकारी पहलों के बावजूद वे अक्सर रोजगार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। 40% से कम श्रवण बाधित लोगों को भर्ती करने के कारण 2020 में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और भाषा को संरक्षित करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, आरपीडीए इसको बोलते हैं, ठीक है, राइट्स ऑफ फिजिकल डिसेबल एक्ट जो है 2016 जो था, उसकी पर्याप्तता का हवाला देते हुए आईएसएल को मान्यता देने की कई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा मामला है। अब वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो क्या करना चाहिए हमको, इस इससे निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको आईएसएल को आधिकारिक रूप से एक भाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए, तथा इसका उपयोग हमको स्कूल और कॉलेज में सुनने वाले तथा डीएचएच छात्रों के लिए समान रूप से स्वाभाविक होना चाहिए। इसे डीएचएच व्यक्तियों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उनके रोजगार के अवसरों में और वृद्धि होगी, और सुनने वाले लोगों को भाषा में प्रवाह प्राप्त करने के लिए रोजमर्रा की स्थितियों में आईएसएल का अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को अपडेट किया जाना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है वो पुरानी है, उसको हमको अपडेट करने की जरूरत है, ताकि जो बधिर आबादी है उनको सभी स्तरों पर आसान और सुलभ संचार प्राप्त हो सके। ठीक है। डीएचएच रोगियों को भाषा संगत चिकित्सकों से देखभाल प्राप्त करने से लाभ होता है। मतलब जो इस तरीके की परिस्थिति से वाकिफ हैं, ऐसे डॉक्टर अगर इन लोगों को देखेंगे तो उनको और ज्यादा बढ़िया होगा। और विनियामक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग आयोग स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के लिए इच्छुक जो डीएचएच व्यक्ति हैं उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ठीक है। समावेशिता न केवल स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को अधिक विविध और समावेशी बनाएगी, बल्कि आईएसएल दुभाषियों को भी मुख्य धारा में लाएगी। ये पूरा मामला था आपका आईएसएल के लिए। ठीक है। और एक बात और समझिए, मीडिया चैनलों पर जो बधिर प्रोग्रामिंग है उसको पाठ्यक्रम जो है उनका समान होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा प्रोग्रामिंग वाले चैनलों में अक्सर सुलभ उपशीर्षक होते हैं। हालांकि हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आईएसएल व्याख्या या उपशीर्षक नहीं होते हैं। सरकारी कार्यक्रमों की जो घोषणाओं में लाइव आईएसएल दुभाषी होने चाहिए, जो कि समझाने के लिए, जैसे मान ली कमेंट्री हुआ, अगर कमेंट्री क्रिकेट की आती है आप देखिएगा तो इसमें ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती। क्रिकेट की कमेंट्री में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। कोई बड़ा आयोजन हो रहा है बड़े लेवल पे, मान लीजिए कि भारतीय गणतंत्र दिवस है, ठीक है, 15 अगस्त है, इन सब चीजों पे ऐसी चीजों की उपस्थिति होनी चाहिए जिससे कि ये जो डीएचएच लोग हैं, ठीक है, जिनको सुनने में बहुत कठिनाई होती है, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से अगले चुनाव में वास्तविक समय में आईएसएल व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम जिसको बोलते हैं। अब फायर सेफ्टी रेगुलेशन की अगर बात की जाए भारत में, भारत में ये आग से संबंधित जो कानून है उसकी क्या स्थिति है भारत संघ में। ठीक है। तो इसमें मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 और इसके घटक अध्याय 11 में अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं पर राज्य सरकारों के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान किया गया है। इसका मतलब इसमें जो मेन काम है वो किसका है?
वो राज्य सरकारों का है, जो कानून के तहत अग्नि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग 4 में यह निर्धारित किया गया है कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों और मानकों का पालन सुनिश्चित करना तथा प्रक्रिया में अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करना राज्यों पर छोड़ा गया है। ठीक है, मेन काम किस पर छोड़ दिया गया है? मेन काम जो है राज्यों पर छोड़ दिया गया है। और इन विनियमों के तहत जो भी असेंबली बिल्डिंग की परिभाषा है उनको व्यापक बनाया गया है। इनमें बहुत सारी इमारतें शामिल हैं, जैसे ऐसी इमारतें जहां पर मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, नागरिक यात्रा और इसी तरह के उद्देश्यों के लिए कम से कम 50 लोग इकट्ठा होते हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर मनोरंजन हो रहा है, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे नागरिक हो, चाहे यात्रा संबंधित हो, उसमें अगर कम से कम 50 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ऐसी बिल्डिंग को हम असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे के लिए थिएटर हो गया, मोशन पिक्चर हाउस हो गया, असेंबली हॉल हो गया, संग्रहालय हो गया, स्केटिंग रिंग हो गया, व्यायामशाला हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पूजा स्थल हो गया, डांस हॉल हो गया, क्लब रूम हो गया, यात्री स्टेशन हो गया और हवाई स्टेशन हो गया, सतह और समुद्री सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल हो गए, मनोरंजन घाट हो गया और स्टेडियम हो, ये सारे जो है असेंबली बिल्डिंग में आते हैं। अस्पताल, हिरासत और दंड या मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, ये सारे संस्थागत भवन है, जबकि शैक्षिक, व्यवसाय और उद्योग और विशेष उपयोग अलग से कवर किए गए हैं। ठीक है, ये पूरा आपका मामला हो गया। अब आगे समझते हैं अगले आर्टिकल में। अगले आर्टिकल में बताया गया है कि भारत सरकार ने पापुआ न्यू गिनी के लिए तत्काल सहायता के रूप में $1 मिलियन की मदद राशि प्रदान की है, जो विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित है। मतलब कि यहाँ अभी आपने सुना होगा कि जो लैंडस्लाइड हुई है पापुआ न्यू गिनी में, उसके परिणाम स्वरूप बहुत भारी भरकम वहां नुकसान हुआ, जिसमें अब तक तकरीबन 2000 लोग मारे जा चुके हैं। तो विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस बयान में कहा कि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तहत एक करीबी मित्र और भागीदार के रूप में पापुआ न्यू गिनी के मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में भारत सरकार जो है वहां के लिए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए तकरीबन $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता प्रदान करती है। ये पूरा मामला है। ठीक है, अब पापुआ न्यू गिनी जो है उसके बारे में समझिए। ये पापुआ न्यू गिनी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये ये जो हिस्सा है ये इधर का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, और इधर का जो है पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा, इसी के आसपास आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलोमन आइसलैंड है। ठीक है, और ये पैसिफिक ओशियन की जो ये क्षेत्र जो है पैसिफिक ओशियन के लिए है। ठीक है, और दूसरी चीज समझिएगा, इसी के आसपास जो है ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसी के नीचे है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी यहाँ है और ये पूरा तरीके से एक आइसलैंड है। मतलब इसके चारों तरफ जो है सब पानी ही पानी है। ये सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री है। सेकंड लार्जेस्ट आइसलैंड कंट्री आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला हो गया पापुआ न्यू गिनी का। ठीक है, अब हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में समझते हैं। देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी का फ्लैग हो गया, इसका जो राष्ट्रीय झंडा है वो है ये। अब पापुआ न्यू गिनी जो है वो दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीप के देश में यह न्यू गिनी के पूर्वी आधे हिस्से को शामिल करता है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशियाई प्रांत पापुआ और पश्चिमी पापुआ से बना है। ठीक है, बिस्मार्क द्वीप समूह यहाँ पर है, जिनको न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड, एडमिरल्टी द्वीप और कई अन्य द्वीपों को मिलाकर बोला जाता है। बोगेनविले और बुका, जो कि सोलोमन द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है, और छोटे अपतटीय द्वीप और एटोल। राष्ट्रीय राजधानी पोर्ट मोरेस्बी कोरल सागर पर दक्षिण पूर्वी न्यू गिनी में स्थित है। ठीक है, पोर्ट मोरेस्बी जो है उनकी राजधानी। ठीक है, ये पूरा मामला आपका पापुआ न्यू गिनी का हो गया। अब नॉर्वे, आइसलैंड और स्पेन ने जो है मंगलवार को औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को जो है इन्होंने मान्यता दे दी है। ये तीनों पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। ठीक है, इनका समन्वित प्रयास है, जिसका पिछले साल हमास के नेतृत्व में होने वाले हमले के प्रति इजराइल की विनाशकारी प्रतिक्रिया जो हुई, मतलब कि जब हमास ने अक्टूबर 2023 में भयंकर हमला किया इजराइल पर, जिसमें कई लोग मारे गए, तो उसके बदले में जब इजराइल ने वापस हमला किया उसमें और अधिक लोग मारे गए। तो इनका मानना है, स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने मिलकर यह प्रयास करने का जो निश्चय किया है कि हम ये इस पूरे क्षेत्र में क्या करेंगे, शांति स्थापित करेंगे। ठीक है, और जो तेल अवीव है, ये जो कूटनीतिक कदम उठाया गया स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के द्वारा, इस कूटनीतिक कदम की इन्होंने निंदा की और
उम्मीद है, या उम्मीद है आप ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी कदम उठाएंगे इस समय इसराइल के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। इस समय जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है पेड्रो सांचेज। इन्होंने मैड्रिड से एक टेलीविजन संबोधन किया और इसमें कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका एक ही लक्ष्य है, और वह है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो है शांति करना, या उनको शांति स्थापित करने में मदद प्रदान करना। ठीक है। आयरलैंड और नॉर्वे ने जल्दी ही स्पेन के साथ मिलकर एक अनिवार्य निर्णय को क्या कर दिया, औपचारिक रूप दिया। और आपको पता ही है कि जबकि 140 देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है, लेकिन प्रमुख पश्चिमी शक्ति में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। ठीक है। और अगर इस समूह में 3 और यूरोपीय देश शामिल हो रहे हैं, तो इससे जो है फिलिस्तीनी प्रयासों को एक प्रकार से हम जीत मान सकते हैं कि जो फिलिस्तीन है वो राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए अलग आगे बढ़ रहा है। ठीक है। ये पूरा मामला है। अब ये आप पूरा एशिया का मैप देख लीजिए। एशिया के मैप में आप सबसे नॉर्थ में आप देख पाएंगे रसिया है, मंगोलिया है, फिर उसके नीचे चाइना है। ये आपको भारत दिख रहा होगा। भारत के आसपास के पड़ोसी देश दिख रहे होंगे, जैसे भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, इधर पाकिस्तान है। इसके नॉर्थ ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं नेपाल है ये। ठीक है। नेपाल के बगल में पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के आसपास जो है ईरान आपको दिखेगा। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर हम यहाँ पर इसराइल को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अगले मैप में चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसराइल। ठीक है। हालांकि मैप थोड़ा सा मैं वो हो गया है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसराइल है ये। ठीक है। पूरा इलाका जो है आप देखेंगे, पूरा मैप जो है इसराइल का है। इसके अगल बगल में आप देखेंगे इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है, ठीक है, सीरिया है। तो ये पूरा मैप जो है आपको इसराइल का दिख जाएगा। ठीक है। अब एक प्रीलिम का क्वेश्चन है। ये प्रीलिम का क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑप्शन गलत हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड और एयर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। इसमें दिया है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसको आप नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बोल सकते हैं। NOx और SOx ये जब मिलते हैं तो इनके द्वारा ही जो है अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। और अम्ल वर्षा हेतु नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। और नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्रमशः अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तथा ये वर्षा के रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है। ये पूरा मामला है प्रीलिम क्वेश्चन का। तो आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। और ये जो इस वीडियो को आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि और भी वीडियोस हम आपको बनाकर दे सकें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।